नमस्कार, स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 3 देशों के दौरे पर है भारत के प्रधानमंत्री। भारत साइप्रस सीईओ फोरम को पीएम ने किया संबोधित, कहा तीसरी बार लगातार चुनकर आई सरकार। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की बिगड़ी तबीयत, पेट में दिक्कत के बाद सर गंगाराम अस्पताल में कराया गया भर्ती। डॉक्टरों की निगरानी में है सोनिया गांधी। बिहार में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की हुंकार, कहा आगामी चुनाव के लिए मैं नहीं मांग रहा हूं वोट, मैंने पिछले 2.5 सालों में 5000 गांवों में घूमकर लोगों को इकट्ठा कर बनाई जनसुराज पार्टी। लुधियाना में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की हुंकार, आप सरकार पर सीएम ने साधा निशाना, कहा दिल्ली को लूटने वाले आज पंजाब में आकर पंजाब को कर रहे हैं लूटने की कोशिश। पुणे में इंद्राणी नदी पर बना 30 साल पुराना पुल गिरा, नदी का जलस्तर बढ़ने से ढह गया पुल, 4 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। 3 देशों के विदेश दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत साइप्रस सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा 6 दशक बाद हुआ है कि एक ही सरकार लगातार तीसरी बार चुनकर आई है। उन्होंने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में डिजिटल क्रांति आई है, वित्तीय समावेशन एक मिसाल बना है। यूपीआई के माध्यम से आज विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। फ्रांस जैसे कई देश इससे जुड़े हैं। साइप्रस को इससे शामिल करने के लिए बातचीत चल रही है और मैं इसका स्वागत करता हूं। हम भारत में भविष्य के बुनियादी ढांचे के विकास में सालाना $100 अरब से ज्यादा का निवेश कर रही हैं। ऐसा हुआ है कि एक ही सरकार लगातार तीसरी बार चुन करके आई है। भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड और टैलेंट से आप भली भांति परिचित हो और आपकी बातचीत में भी इसका जिक्र हुआ है। पिछले 10 वर्षों में डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मिसाल बना है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से आज विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। फ्रांस जैसे कई देश इससे जुड़े हैं। साइप्रस को भी इससे जुड़ने के लिए बात चल रही है और मैं इसका स्वागत करता हूं। भारत में फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हम $100 बिलियन से अधिक का सालाना निवेश कर रहे हैं। इस वर्ष के बजट में हमने मैन्युफैक्चरिंग मिशन की शुरुआत की है। विश्व में वैक्सीन्स, जेनरिक मेडिसिन्स और मेडिकल डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग में भारत वर्ल्ड लीडर्स में से एक है। मैरीटाइम और पोर्ट डेवलपमेंट पर हमारा फोकस है। हम शिप बिल्डिंग और शिप ब्रेकिंग को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके लिए एक नई पॉलिसी भी लाई जा रही है। सिविल एविएशन सेक्टर में भी तेजी से ग्रो कर रहा है। भारतीय कंपनियों ने 1000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स उसका नया ऑर्डर दिया है। इनोवेशन भारत की आर्थिक शक्ति का मजबूत स्तंभ बना है। हमारे 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स सिर्फ सपने नहीं, समाधान बेचते हैं। इनमें से 100 यूनिकॉर्न बन चुके हैं। भारत इकोनॉमी और इकोलॉजी के बैलेंस में विश्वास करता है और उस पर हम प्रतिबद्ध हैं। एक क्लीन और ग्रीन फ्यूचर का रास्ता बना रहा है। 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें पेट संबंधी समस्या के चलते अस्पताल के गैस्ट्रोलॉजी विभाग में भर्ती किया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अब जनता के बीच जाकर अपना पैर जमाने की कोशिश में लगी हुई है। इसी को लेकर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं वोट नहीं मांग रहा हूं। मैंने पिछले 2.5 सालों में 5000 गांव में घूमकर लोगों को इकट्ठा किया है और जन स्वराज पार्टी बनाई है। तो वहीं आपने लालू प्रसाद यादव, प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार का शासन देखा है। अब बिहार में जनता का शासन जन स्वराज होना चाहिए। वोट नहीं मांगते हैं, गांव गांव जाकर हाथ जोड़ रहे हैं, लोगों को एक बात बता रहे हैं, मेरे भाई अगर आप अपने और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? लोग कहता है सब सुनने के बाद ये भैया क्या करें, हम लोग के पास तो विकल्प नहीं था। अब आप आ गए हैं, आप एक नया दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपके साथ चलेंगे। इसीलिए 2.5 बरस पैदल चले, अपना घर परिवार छोड़ के। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2.5 बरस पैदल चले, 5000 गांव में गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और जो दल बनाया, जो विकल्प बनाया, उसका नाम है जन स्वराज। इसका नाम क्या है? सबको बोलना है जन। इसका नाम क्या है? इतना आदमी बैठा, आवाज नहीं निकला। नाम क्या है? नाम क्या है? जन स्वराज का मतलब क्या? अभी आपको सिखाएंगे गरीबी से निकलने का मंत्र। जन स्वराज का मतलब क्या है? स्वराज मतलब सुंदर राज, ऐसा राज जिसमें आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई हो। लेकिन किसका राज? आपने तो लालू का राज देख लिया, मोदी का राज देख लिया, नीतीश का राज देख लिया। अब प्रशांत किशोर पर दाव लगाओगे तो कोई फायदा नहीं है। अब लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर का नहीं, बिहार में आपके बच्चों का, जनता का राज होना चाहिए। जन स्वराज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब सबको हाथ उठाकर बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार चुनाव में अपना पैर जमाने और सरकार बनाने के लिए पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। इसी को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टायर्ड नहीं बल्कि रिटायर्ड अधिकारी बिहार चला रही हैं। आप चढ़ावा चढ़ाइए और पोस्टिंग पाइए, जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं होती। वहीं उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई भी सुस्त पड़ी हुई है, अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो कोई नहीं बचने वाला। टायर्ड नहीं बल्कि रिटायर्ड अधिकारी जो है वो बिहार चला रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग जो चढ़ावा देता है उसको मन में जो होता है, जो जहां पोस्टिंग का उसको वो मिलता है। मतलब आप चढ़ावा चढ़ाइए और पोस्टिंग पाइए और मलाई खाइए और मलाई दीजिए। यही पूरे सरकार में जो है हो गया है। कोई जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती है। ये जो हमने कहा कि असली सुपर सीएम अगर कोई है तो डीके बॉस ही सुपर सीएम है। और ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होता है ये भी खुद से लोगों ने प्रमाणित भी कर दिया कि हम जो पहले से आरोप लगाते थे उसमें कितनी सच्चाई है। कितना भी लोग छुपाने का कोशिश करेगा लेकिन छुपता नहीं है। आज इतना मन बढ़ गया है अधिकारियों का कि कोई जनप्रतिनिधि भी फोन करता है तो फोन नहीं उठाते। अगर उठाते भी हैं तो इतना सम्मान देते हैं, हाँ बोलिए, कहिए, बस यही समाप्त हो जाता है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। बल्कि चीफ सेक्रेटरी ने कई एक बार जिला प्रशासन से लेके सभी अधिकारियों को, चाहे विभाग के हों या जिला में हो, सबको पत्र लिखा है कि जनप्रतिनिधियों का कॉल आए, कोई बात हो तो उनको उचित सम्मान और उनकी बातों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए।
लेकिन कोई सुनवाई और कोई कार्रवाई नहीं होती। तो जो डीके बॉस है वही सुपर सीएम है, और डीके बॉस के पास जो चढ़ावा चढ़ाएगा तो अधिकारियों का इतना मन बढ़ गया है, मनोबल बढ़ गया है कि अगर कोई फोन करे और चीफ सेक्रेटरी के लिखे हुए चिट्ठी का भी पालन नहीं किया जाता, ना जनप्रतिनिधियों को सम्मान दिया जाता। अब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किए थे कि भाई हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, अब बचा क्या है? एक तो बिहार गरीब राज है, लूट के ये अधिकारी खा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ईडी या सीबीआई का भी केस है, लेकिन सरकार में है, केंद्र की भी सरकार यानी गठबंधन की सरकार है, तो कुछ होना जाना है नहीं इन अधिकारियों का। तो ईडी या सीबीआई भी सुस्त पड़ी हुई है। अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो कोई बचने वाला नहीं है। अब आप देखिएगा, हम चाहते हैं कि इस सरकार में कोई अपने बेटे, कोई अपना दामाद, कोई अपने पति, तो कोई रिश्तेदार को रेवड़ी मलाई बांट रहा है। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जब तो कुछ बचा नहीं, एक समर्पित जमाई आयोग का आप बना दीजिए। अब कितना जमाई लोग हैं भाई? अभी हाल फिलहाल में कई जगह जो है मलाईदार पदों पर यही भूंजा पार्टी के रिश्तेदारों को जगह दी गई। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी कार्यकारी अध्यक्ष की 2 पुत्री हैं, उनको भी जो है बिहार सरकार के तरफ से ग्रुप ए पैनल काउंसिल जो है बनाया गया है। मतलब जिस वकीलों का 20-20 साल तक एक्सपीरियंस होता है, उसको भी ये नहीं मिल पाता ये पद। और माननीय वर्किंग प्रेसिडेंट जो जनता दल यूनाइटेड के हैं, उनकी दोनों बेटियों को सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पद से नवाजा गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पंजाब के दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार जीवन गुप्ता के लिए प्रचार कर एक जनसभा को संबोधित किया। जिसके बाद सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को धोखा देने वाले, लूटने वाले आज पंजाब में आकर पंजाब को लूट रही हैं। दिल्ली की जनता ने मुझे लुधियाना भेजा है। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में भ्रष्टाचार किया, पंजाब में भ्रष्टाचार करके वो जनता को बेवकूफ़ बना रही हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी। धोखा देने वाले, दिल्ली को लूटने वाले आज पंजाब में आकर पंजाब को लूट रहे हैं, ये होने नहीं देंगे। दिल्ली की जनता ने मुझे लुधियाना भेजा है, कहा है कि दिल्ली के गुनहगार को लेकर के आओ, और दिल्ली उनका इंतजार कर रही है। और जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में भ्रष्टाचार किया, पंजाब में आकर के वो भ्रष्टाचार करके जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। उन्हें दिल्ली की उनकी सारी हरकतें, दिल्ली की उनकी सारी भ्रष्टाचार की गाथाएं मैं यहाँ जनता को बताने के लिए आई। ये लोग, इनको ना देश से प्यार है, ना देश की माटी से, ना देश के लोगों से। केवल भ्रष्टाचार और सत्ता के मोह में चलने वाले लोगों को क्या मालूम कि सरहद पे जब सेनाएं लड़ती है तो किसी माँ का दिल घर में बैठ कर के थरथरा रहा होता है। उनको कदर नहीं है। आज पंजाब सुरक्षित है तो केवल और केवल मात्र नरेंद्र मोदी जी के कारण से, जो उन्होंने डिफेंस एयरड्रोम सुरक्षा चक्र जोन बनाया पंजाब में, जिसके कारण से कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन पंजाब को छू नहीं सका। बजाय धन्यवाद करने के लिए ये लोग प्रशंसा चिन्ह लगाते हैं, मजाक बनाते हैं। देश की जनता, विशेष रूप से पंजाब की, लुधियाना की जनता इन्हें बताएगी कि जनता क्या
अधिकार है जनता के पास और किस तरीके से सरकारों को बाहर किया जाता है। दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये सरकार बनने के बाद बीजेपी के सभी नेताओं की जवाबदेही खत्म हो गई है। दिल्ली में 3 बार बारिश हुई जिसमें अब तक 9 लोग मर चुके हैं। ये पूरी तरह से एक गैर जिम्मेदार सरकार है। साथ उन्होंने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता बात बात पर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करती हैं। दिल्ली में बारिश हुई 3 बार और 9 लोग मर चुके हैं, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। बवाना के अंदर आग लगती है झुग्गियों में, 1.5 घंटे लेट फायर ब्रिगेड पहुंचती है, 2 बच्चे जिंदा मर जाते हैं, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। द्वारका में आग लगती है, फायर ब्रिगेड लेट होती हैं, एक बाप अपने 2 बच्चों के साथ 9 मंजिल से कूद जाता है और मर जाता है, बच्चों सहित मर जाता है, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। अब करंट लगने से 2 बच्चे मर गए, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। रेखा गुप्ता जी कभी किसी के घर गई हो अब तक तो मुझे बता दें, किसी एक ऐसे आदमी के लिए उन्होंने जो है कंपनसेशन अनाउंस किया हो तो मुझे बता दें। आज एमसीडी के स्विमिंग पूल के अंदर की खबर आई कि स्विमिंग पूल के अंदर एक 6 साल का बच्चा मर गया, उसकी भी कोई जवाबदेही नहीं है। पूरी तरीके से एक इररिस्पॉन्सिबल सरकार है। रेखा गुप्ता जी से मेरा एक सीधा सा सवाल है, अगर वो जवाब दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी से ये ऐतराज था कि इसमें शराब की दुकानों का निजीकरण किया गया, उसके बाद वो पॉलिसी हटा दी गई और दोबारा से सारी दुकानों को सरकारी बना दिया गया। रेखा गुप्ता जी बता दें कि क्या वो नई एक्साइज पॉलिसी के अंदर शराब की दुकानों का निजीकरण करेंगी या नहीं करेंगी। सबको पता चल जाएगा कि कौन शराब माफिया के साथ मिला हुआ है। जवाब दे दें रेखा गुप्ता जी इसके बारे में। सर, दिल्ली में आपने कहा, और हालांकि सरकार का कहना था उन्होंने वाटर टैंकरों में जीपीएस भी लगा दिए और समर एक्शन प्लान भी उन्होंने पहले से बना के रखा हुआ है। देखिए, सरकार रोज झूठ बोलती है। समर एक्शन प्लान हर साल बनता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। जीपीएस टैंकरों में वर्षों से लग रहे हैं, उसमें भी कोई नई बात नहीं है। सरकार ऐसा दिखाना चाहती है कि इन्होंने ये पहली बार किया। जो पहली बार हो रहा है वो ये हो रहा है कि तमाम दिल्ली की विधानसभाओं में पानी को लेकर त्राही त्राही मची हुई है, चाहे वो अंबेडकर नगर हो, चाहे वो देवली हो, चाहे वो मेहरौली हो, चाहे वो बिजवासन हो, चाहे वो पालम हो, चाहे वो मुंडका हो, चाहे वो किराड़ी हो, चाहे वो बुराड़ी हो, चाहे वो आदर्श नगर हो, मॉडल टाउन हो, तिमारपुर हो, त्राही त्राही हो रही है पानी को लेके और सरकार पूरी तरीके से विफल। महाराष्ट्र के पुणे में एक पुल गिरने से बड़ा हादसा हो गया। दरअसल इंद्रायणी नदी पर बना पुराना पुल ढह गया। इस हादसे में 5 से 30 सैलानियों के बह जाने की खबर सामने आई है। पुल ढहने के तुरंत बाद राहत बचाव कार्य शुरू किया गया, जिसके बाद नदी से 4 लोगों के शव बरामद किए गए। हालांकि अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। ऐसे में इस हादसे में मरने वालों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। इस पूरे हादसे को लेकर विपक्ष के नेता लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब प्रशासन को ये पता था कि पुल कमजोर था तो अधिकारियों ने बैरिकेड क्यों नहीं लगाए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब पुणे के करीब जब ये खबर हम सबने सुनी कि इंद्रायणी नदी के ऊपर एक ब्रिज था जो पुराना था, जर्जर था और लोग उस पर खड़े थे और वो ब्रिज गिर के बह गया और कई लोग उसमें बह गए, 30-35 लोग से ज्यादा लोग बह गए। खबरें आ रही हैं कि 4 लोग तो मृत भी हो गए हैं। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। लेकिन दुख इस बात का है कि जब प्रशासन को ये पता था कि ये ब्रिज जर्जर है, ये ब्रिज पुराना है, ये चलने योग्य नहीं है, तो पहले तो वहां बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई। दूसरी बात, जब पता है कि आज संडे है, छुट्टियां हैं, लोग अपने घरों से निकलकर नदियों के पास जाते हैं, बरसात में भीगना पसंद करते हैं, तो क्यों उनकी सुरक्षा पुख्ता क्यों नहीं की गई। हम सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं सरकार में बैठे उन बड़े बाबुओं पर, अधिकारियों पर, जिनके पास ये जिम्मेदारी थी उस ब्रिज के देख रेख की, रख रखाव की। उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उन पे कड़ी से कड़ी सजा उन्हें देनी चाहिए, क्योंकि ये सीधा सीधा हत्या का मामला है। ये लोग बच सकते थे अगर उस ब्रिज के यहां नोटिस लगे होते, पुलिस खड़ी होती, प्रशासन होता, तो लोग बच सकते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ब्रिज का 1 साल पहले 8 करोड़ रुपए का फंड भी आवंटित किया गया था, लेकिन वो सिर्फ कागज पर रह गया। न ठेकेदार अपॉइंट हुए, न ब्रिज का काम शुरू हुआ। अगर उस ब्रिज का काम भी शुरू हुआ होता तो आज 4 लोगों की जिंदगियां भी बच गई होती और ये जो 25-30 लोग घायल हैं ये भी बच गए होते। ये जो सरकार में बैठे मंत्री हैं,
ये जमा कर रहे हैं खोखे, भ्रष्टाचार करके कमा रहे हैं खोखे और जनता के जान के साथ कर रहे हैं धोखे। ये कैसी सरकार है? क्या इसीलिए हमने इन सरकारों को चुना था? जब आपके पास चुनाव आता है तो आप कहते हैं हम अपनी लाडली बहनों को ये देंगे, आशा वर्कर को ये देंगे, किसानों को ये देंगे, और 8 करोड़ रुपए आपने आवंटित किया और आज तक उसको ठेकेदार आपने नहीं चयनित किया, आपने टेंडर नहीं किया, ब्रिज नहीं बना। तो हम सीधा सीधा मांग कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी से कि ये सीधा सीधा हत्या की गई है हमारे निर्दोष लोगों की, जिनकी कोई गलती नहीं है, और उस पर गिरीश महाजन जैसे मंत्री ये बयानबाजी दे रहे हैं कि लोगों को समझदारी दिखाना चाहिए, लोगों को भी अपने जान की परवाह करनी चाहिए, लोगों को भी जरा ब्रिज पे नहीं जाना चाहिए। लोग जाएंगे, लोग छुट्टियां मनाना चाहते हैं। हमारे देश में लोगों का शौक रहा है घूमना फिरना। पुणे के लोग जिस प्रकार एक दिन आनंद का लेना चाहते हैं, सरकार उन्हें दे नहीं सकती। आज जिस प्रकार पुणे की कानून व्यवस्था की दुर्गति हुई है और लोगों से छुपा नहीं है, अब लोग पर्यटन बन के भी नहीं घूम सकते। यही तो बरसात का 1-2-4 महीने का मौसम होता है कि लोग अपनी खुशियां जाहिर करते हैं, और इस सरकार के निकम्मेपन की वजह से, लापरवाही की वजह से आज जिंदगियां मौत के पास जा रही हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम यही कहेंगे देवेंद्र जी से और अजीत दादा से। अजीत दादा भी पुणे से आते हैं, वो बड़े नेता है, उप मुख्यमंत्री। हम कहेंगे कि जो भी अधिकारी दोषी हो इसमें बचने न पाए, जिसकी भी गलती है, जिसकी भी अनियमितता है, सबको सलाखों के पीछे भेजना है, और भविष्य में ऐसी घटना न घटे इसके लिए जितने पुराने ब्रिजेस हैं सबके ऑडिट होने चाहिए, सबकी एक प्रकार से जांच होनी चाहिए, नियमित जांच होनी चाहिए, और जितने पर्यटन स्थल हैं वहां पर सुरक्षा मुहैया होनी ही चाहिए। अन्यथा ऐसे हादसे जब होंगे तो हम तो अपने स्वजन खो रहे हैं। किसी दिन हम सुन रहे हैं मुंबई से अहमदाबाद से लंदन जा रही है फ्लाइट, वहां पे लोग मृत हो जा रहे हैं, कहीं हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जा रही है, कहीं लोग पुल में बह जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है? केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार। बीजेपी कब सुधरेगी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। ये समय राजनीति करने का बिल्कुल नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने एनडीआरएफ की टीम को, जिन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए भी इतने 25 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां बचाई हैं और वो अस्पताल में भर्ती हैं, और भगवान से यही कामना करूंगा जल्दी स्वस्थ हों। लेकिन दुख होता है कि सरकार में बैठे लोग पूरी तरह से लापरवाह हैं, पूरी तरह से अगंभीर हैं। सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का जो है मुआवजा, 5 लाख रुपया देकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या बहुत प्रेम करते हैं जनता से? नहीं, दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है कि पहले आप हमें मार डालो, फिर आप हमें 5 लाख रुपया देके हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो। नहीं चाहिए किसी को 5। लोगों को अपने स्वजन चाहिए, अपने प्रिय छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ, अपने दादा दादी के साथ घूमने जाते हैं, पर्यटन स्थल पे जाते हैं, थोड़ा सा लुत्फ उठाते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं, रील बनाना चाहते हैं, उनकी जिंदगियों को आपने नरक बना दिया। इस सरकार ने, जब से ये सरकार अस्तित्व में आई है 2024 के नवंबर से, तब से ये सरकार जनता की काम नहीं कर रही है। ये तीन तिगाड़ी काम बिगाड़ी, ये जो तीनों मिलके सरकार को लूट रहे हैं ना, इससे जनता त्राही त्राही कर रही है, और अब जनता सड़कों पर आए बिना रुकेगी नहीं। हम आज विपक्ष में हैं, हम यही मांग करेंगे कि कोई भी अधिकारी इसमें बख्शा ना जाए, छोटी मछली के साथ साथ बड़ी मछली भी पकड़ी जाए। सर, इस पूरे मामले में पीएम ने भी सीएम को कॉल किया था, और पूरे मामले में जो जानकारी है वो पीएम की तरफ से ली गई है। नहीं, ठीक है, वो प्रधानमंत्री जी, हम देखिए, हम इसमें पहले कह रहे हम राजनीति नहीं करना चाहते। एक प्रधानमंत्री होने के नाते, गृह मंत्री होने के नाते, चीफ मिनिस्टर होने के नाते लोग एक दूसरे से संवाद करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को यह पूछना चाहिए आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से कि तुमने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे करवा दी? तुम चीफ मिनिस्टर हो, तुम्हारे कैबिनेट के अधीन ये सारे काम होते हैं, चीफ सेक्रेटरी के पास बहुत सारे टेंडर की बात जाती है, इसकी जो मीटिंग होती है क्यों नहीं होती रेगुलर मीटिंग? क्यों ये इरेगुलरिटी आप कर रहे हैं? क्यों जब वो ब्रिज जर्जर था तो उसकी आपने ऑडिट नहीं करवाई, और ऑडिट करवाई तो उसका टेंडर क्यों नहीं निकलवाया? टेंडर नहीं निकलवाया तो उसका ब्रिज क्यों नहीं बना? एक से एक तार जुड़े हैं, आप पाएंगे इसमें बहुत लोग पकड़े जाएंगे। ये बहुत बड़ी लापरवाही का विषय है, ये सीधा सीधा हत्या का मामला है। 2025 जब से शुरू हुआ है तब से आप देख रहे देश में कोई ना कोई दुर्घटनाएं बड़ी बड़ी हो रही है, और उसमें महाराष्ट्र का एक ना एक व्यक्ति तो जरूर होता है। मैं वही कह रहा हूं कि ये देखिए, पहली बात तो दुर्घटना जब होती है और अपना कोई मृत होता है तो बहुत दुख होता है, लेकिन जब सरकार ही इन्वॉल्व हो और सरकारी बाबू इसमें पूरी तरह से लिप्त हों, उनकी गलतियों, उनकी खामियाजा की वजह से लोगों की जिंदगियां चली जाए, तब हम सवाल पूछेंगे। हम ये सवाल पूछेंगे कि उस ब्रिज को आपने जर्जर घोषित
क्यों नहीं किया, बैरिकेटिंग क्यों नहीं की, वहां पे पुलिस प्रशासन क्यों नहीं था, 40-50 लोग उस जर्जर इमारत पे खड़े होके कैसे खड़े हुए, आप लापरवाह हैं। सरकार में बैठा जो मावड़ लोकसभा के अंतर्गत आने वाला इंद्रायणी ब्रिज के एरिया जो है जहां ये हादसा हुआ है, वो वहां के जो सबसे बड़े जिम्मेदार बाबूज हैं वो जिम्मेदार हैं, अधिकारी जिम्मेदार हैं, वहां के जो प्रशासन है जिम्मेदार है, उन सब को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देकर मनुष्य वध का गुनाह, मतलब हत्या का गुनाह उन पर चलाना चाहिए। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।